अचानक 18 मार्च के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद आती है तबलीगी जमात की स्टोरी। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन, देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मरकज से जुड़ रहा है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो कानून तोड़ने की बात कभी नहीं करता। कोई धर्म देश को धोखा देने के लिए नहीं कहता और कोई भी धर्म झूठ बोलने के लिए नहीं कहता। लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। अब यह बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है। ये जाने में हुई या अनजाने में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह से आपराधिक है। आपने देश की जान के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे नाजुक वक्त पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था। तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्योंकि हर तरफ से उंगली जमात पर उठ रही है। इन्होंने डॉक्टरों पर थूका, नर्सों के साथ अभद्रता की, मलमूत्र से गंदगी फैलाई और अब देश में के अलग अलग हिस्से में छुपकर बैठे हैं टाइम बॉम्ब की तरह। तो क्या वाकई जमात ने देश का एजेंडा डिरेल कर दिया है? अब देख सकते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया मिलकर किस तरह का माहौल बनाते हैं। सरकार किस तरह अपनी राजनीति के हिसाब से उसे मान्यता देती है। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है। आपको लगेगा कि यही पत्रकारिता है, जबकि नहीं है। तबलीगी जमात को लेकर मीडिया की यह करतूत अपने ही नागरिकों के एक हिस्से के पीछे हिंसक भीड़ छोड़ देने की थी। यही हुआ। आप याद करेंगे तो सब याद आ जाएगा। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सब्जी वाले को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा, और ना ही आम आदमी को यह अधिकार है कि वो सड़क चलते लोगों से आधार कार्ड तलब करे, और ना ही कोई शख्स इस धरती का मालिक है जिसे फेरी वालों को अपनी धरती से निकालने का लाइसेंस मिला हो। आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए। आप अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि ये फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े? संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था बताओ। मैं ठीक है, अपने होगा। अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो फिर 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधे, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी जो झंडा लगाए, क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा, इसलिए ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया है। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम के ऊपर? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा कि हिंदू है ये। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक सब्जी बेचने वाले से उसका धर्म पूछकर डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तबलीगी जमात को लेकर माहौल बनाने से लेकर घनघोर कवरेज ने आपके भीतर उत्तेजना के साथ साथ उत्सुकता पैदा कर दी। अगर कवरेज इस तरह से ना होता तो आप सब्जी वाले की दाढ़ी ना देखते, आप इस तरह के नागरिक नहीं थे। याद कीजिए, आप अच्छे थे,
लेकिन न्यूज चैनलों ने आपको ऐसा बना दिया। अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के कवरेज ने एक तबके में हताशा भर दी तो दूसरे तबके को उग्र कर दिया। मेरे भाई, आप लोगों ने कोरोना फैलाया है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपको, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता। आपने पाकिस्तान में फैलाया, आपने मलेशिया में फैलाया, आपने हिंदुस्तान में फैलाया। इंसानियत की बात नहीं करते हैं क्या मोहम्मद साहब? ये इंसानियत है क्या आप चलते फिरते मानव बम को भेज दें? भाई और बहनों, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि भारत में इतनी बड़ी मुहिम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है और ये मुहिम में हम बस जीत रहे थे नलिन कोहली। जो ग्राफ था कम हो रहा था, कंट्रोल में आ रहा था। अब ये मरकज वालों की ये ड्रामा, अब भी जीतेंगे, ये झूठ, अब भी जीतेंगे, ये मरकज वालों का कोरोना फैलाना, उनकी षड्यंत्र, उनकी साजिश। अरे जीतेंगे तो जीतेंगे, मगर ये मरकज वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए अंसार राजा जी, गले फाड़ फाड़ के आप चिल्ला ले मगर कोई माफ नहीं करेगा। वही हो रहा है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? आम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? इन जमातियों की जिसकी वजह से हिंदुस्तान आग की ढेर पर बैठा है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? आप अगर हाथ जोड़ के भी आज भारत के देशवासियों से माफी मांगे तो हम माफ नहीं करने वाले। हिम्मत कैसे हुई मरकज की? हिम्मत कैसे हुई तबलीगी जमात की? किस तरह से कोरोना फैला है इस देश में? इन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया को भी नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर निजामुद्दीन इस मामले में भारत का लाहौर साबित हो रहा है। शैतानी जमात भी कहा है, मौलानाओं ने कहा है शैतानी जमात। मुझे तो लगता है इन सब लोगों को जेल भेज देना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए इन लोगों को जो इस बेशर्मी से कोरोना को फैला रहे हैं इस देश में। इसी मीडिया ने तमाम धार्मिक आयोजनों में कोरोना को लेकर बेपरवाही देखी तो चुप क्यों हो गया? क्या यह मीडिया कोरोना को लेकर एक वैज्ञानिक व्यवस्था बना रहा था, या ऐसी चुप्पी या ऐसे कृत्रिम आक्रोश के नाम पर समाज में सांप्रदायिक व्यवस्था बना रहा था? आम आदमी मास्क ना पहने तो फाइन, उसकी रोजी रोटी छिन गई तालाबंदी के कारण, मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। 4 महीने बाद मीडिया ने इस सबसे बड़ी स्टोरी को तहखाने में डाल दिया है। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। जस्टिस टीबी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा है, उन बातों को उन चैनलों ने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन नागरिकों को वो बातें याद दिलाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया कि वे यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए यही जिम्मेदार थे। अगर इन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाने की बात में जरा भी दम होता तो इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई होती, उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिजन कितने परेशान हुए होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्तियां थीं। उन्हें लगता था कि मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे नेशनल रजिस्टर का विरोध कर रहे थे। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रदर्शनकारी मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई थी। यह संकेत दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है।
इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की मंशा ठीक नहीं लगती, बदनीयती से कदम उठाए गए लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके तबलीग के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दिया है। 300 से अधिक तबलीग के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर साइन किए, जो प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार है। क्या कोई इस आधार पर प्लाज्मा लेने से अब मना कर सकता है, जिस आधार पर कई हाउसिंग सोसाइटी में लोग हिंदू नाई और हिंदू सब्जी वाले का भेद कर रहे हैं? इनकी रिहाई की खबरें भी मीडिया से गायब हो चुकी हैं। जिन्हें कोरोना फैलाने के लिए जिहादी कहा गया, जिन्हें कोरोना बम कहा गया, उनकी रिहाई और विदेश भेजने के आदेशों को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। कहते हैं जब आपको किसी विषय पर कोई संदेह हो तो आपको पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में सारे सवालों के जवाब होते हैं। लेकिन अगर लाइब्रेरी ही जंग का मैदान बन जाए तो आप क्या करेंगे? 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक युद्ध का मैदान बन गया था। इस युद्ध में एक तरफ नकाब पहने हुए कुछ पत्थरबाज थे जो अपने आप को छात्र बताते थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे। इन प्रदर्शनकारियों और इन हिंसक लोगों ने इसे हिंसा के केंद्र में बदल दिया। 827 वर्ष पहले भारत में बाहर से आए मुसलमान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में भी ऐसे ही आग लगाई थी। इस पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी और कहा जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आग लगाए जाने के 3 महीने बाद तक इसमें रखी पुस्तकें जलती रही थी। इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 2 महीने पहले जो हिंसा हुई उसकी चिंगारियां आज भी सुलग रही हैं। इस लाइब्रेरी में एक साथ 1275 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप यहां ये सोचिए, एक इतनी बड़ी संख्या 1000 छात्र जहां बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, 1200 छात्र, उस जगह पढ़ाई के अलावा हर चीज हो रही है। वहां पढ़ाई नहीं हो रही, वहां पर षड्यंत्र हो रहे हैं, वहां पत्थरबाजी की योजनाएं बन रही हैं, वहां अपराधियों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। लाइब्रेरी एक पवित्र जगह मानी जाती है, पुस्तकालय एक पवित्र जगह माना जाता है, और अगर लाइब्रेरी में भी पत्थरबाज घुसने लगेंगे, लाइब्रेरी में नकाबपोश आने लगेंगे, लाइब्रेरी में बदमाश लोग अगर शरण लेने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं उस विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा। और वो विश्वविद्यालय जिसकी लाइब्रेरी में ऐसे लोग बैठे हैं, उस विश्वविद्यालय, वो आप उसको ये समझिए कि वो बारूद का ढेर एक तरीके से बन चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के तहत उस रैंकिंग में इस साल 3771 शिक्षा संस्थानों में से जामिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। जिस अगस्त की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, यह एक MOU है जिसे 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, UGC और शिक्षा मंत्रालय ने करार किया था। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने जामिया का आंतरिक मूल्यांकन किया है। इस रैंकिंग का मूल्यांकन NIRF की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके मुताबिक 40 केंद्रीय संस्थानों में जामिया मिलिया इस्लामिया देश में पहले नंबर पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया को 90% अंक मिले हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश को 83%, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली को 82% और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को 78% अंक मिले हैं। गोदी मीडिया में जामिया, JNU, AMU को लेकर किस तरह की बातें होती हैं, बताने से कोई फायदा नहीं। तबलीगी जमात को लेकर जो मीडिया ने किया वो पहला प्रयास नहीं था। नागरिकों को सोचना होगा कि उनके भीतर ऐसा क्या है कि जब भी मीडिया इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है वो बढ़ जाते हैं, उनके भीतर गुस्सा आ जाता है, वे फल सब्जी और बाल काटने वालों से उसका धर्म पूछने लगते हैं। लेकिन जब आप नागरिक बनकर उस मीडिया के पास जाते हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, फरवरी, जनवरी, मार्च के पैसे नहीं मिले हैं, सैलरी नहीं मिली है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, अस्पताल में बिना डॉक्टर के आपका कोई मर गया है, तब मीडिया आप नागरिकों को किनारे लगा देता है।